हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एमसीक्यू। आपकी जो न्यू सिलेबस है टर्म 1 में, वहां पे इस चैप्टर को मेंशन किया गया है एज यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड करेक्ट। तो हमें यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। यूनाइटेड नेशन लोगो हैज अ वर्ल्ड मैप विथ ऑलिव ब्रांच अराउंड इट। तो यूनाइटेड नेशन की जो लोगो है वहां पे आप देखोगे तो वहां पे बीच में वर्ल्ड मैप है और दोनों साइड में इस तरह से ऑलिव की ब्रांचेस है। तो बिल्कुल ये ट्रू है। द लोगो सिग्निफाइज वर्ल्ड यूनिटी। नहीं, वर्ल्ड यूनिटी नहीं, ये जो लोगो जो है ये सिग्निफाई करता है वर्ल्ड पीस। ऑलिव की जो ब्रांच है स्पेशली ये सिग्निफाई करती है पीस को, तो ये वर्ल्ड पीस को सिग्निफाई करती है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। करेक्ट फाइंड करना है ओनली वन। फाइंड इनकरेक्ट। यूनाइटेड नेशन इज डिस्पेंसिबल एंड रिप्रेजेंट्स द ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस एंड प्रोग्रेस। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्पेंसिबल लिखा है। डिस्पेंसिबल नहीं, इनडिस्पेंसिबल होना चाहिए। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है कि जिसके बिना रहा ना जाए, ये बहुत ही जरूरी पार्ट है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गई, क्योंकि यहाँ इन होना चाहिए था। नाउ यूनाइटेड नेशन इज जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड। बिल्कुल ये करेक्ट है। आज के प्रेजेंट डे में वर्ल्ड में सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन। तो ये वाली तो करेक्ट हो गई। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है, ओनली वन। United Nation was not created to take humanity to heaven, but to save it from hell. But to save it from hell. भाई, तो इसको सेव करने के लिए, ह्यूमैनिटी में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, इसको सेव करने के लिए, हेल से सेव करने के लिए बनाया गया था। ये फेमस स्टेटमेंट किन्होंने दिया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ये जो सभी पर्सन यहाँ पे जो भी नाम्स आप देख रहे हो, ये सभी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली जो होती है, तो वहां पे ये क्या है, वहां पे सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में काफी सारे ऑर्गन्स है, जैसे सेक्रेटरी, वहां पे क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पे जनरल असेंबली है, वहां पे सेक्रेटरीट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल थी जो बंद कर दी गई है। तो इस तरह के काफी सारे छोटे छोटे यूनाइटेड नेशन में ऑर्गन्स है जो अलग अलग काम करती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली में जो पर्सन जो हेड होता है, जनरल असेंबली कैसी होती है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जनरल असेंबली बेसिकली एक प्लेस है ना, तो जहां पे 193 कंट्री जो है उनके मेंबर्स होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारे कंट्री को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वहां कोई एक पर्सन होगा वहां पे, और इसी तरह बाकी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे पर्सन्स होते हैं, और इस तरह से 193 पर्सन्स वहां पे होंगे 193 कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इन सब का यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव हेड होगा जो यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्रेटरी जनरल। तो ये जो फर्स्ट वाली पर्सन जो है ये थे एक्चुअली सेकंड सेक्रेटरी जनरल, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट, पहले जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन थे? अभी मैंने बताया कि ये तो सेकंड थे, फर्स्ट कौन से है, ये सर्गेई लाई। तो ये जो है ये फर्स्ट थे। अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में कौन है? तो करंट आंसर है ये एंटोनियो गुतेरेस। फाइंड करेक्ट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट्स ड्यूरिंग द बाई-एनुअल सेशन टू डिस्कस वेरियस इशू। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली जो होती है, अभी मैंने बताया जनरल असेंबली क्या है कि वहां पे 193 कंट्रीज जो है उनके ग्रुप्स है, बेसिकली वहां पे वो लोग अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग टॉपिक के ऊपर वो लोग बातें करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एनुअली, साल में एक बार, जनरली अराउंड सितंबर एंड दिसंबर के आसपास जो है वहां पे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर या फिर हो सकता है प्रेसिडेंट, ऐसे हमारे कंट्री के सभी कंट्री के जो लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं वो वहां डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। और ये बाई एनुअली नहीं, ये एनुअली होता है। तो बाई एनुअली नहीं, यानी कि ये गलत हो गई, बाई नहीं होगा। बाई मतलब दो, साल में दो बार नहीं, साल में एक बार होती है। Currently there are 193 member in UN। हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। शशि थरूर was former UN under Secretary General for। तो देखो यूनाइटेड नेशन बहुत सारी टास्क करती है, बहुत सारी काम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप जैसा फॉर्म कर देते हैं और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टास्क दिया जाता है और उसके कोई एक हेड होते हैं। जैसे रेफ्यूजी के मैटर के लिए किसी एक पर्सन को हेड बना दिया, वेपन्स के मैटर के लिए किसी एक को हेड बना दिया। इसी तरीके से
शशि थरूर को बनाया गया था, शशि थरूर जो पर्सन जो है, इनको बनाया गया था कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन में, क्या, अंडर सेक्रेटरी जनरल। याद रखना, सेक्रेटरी जनरल नहीं, अंडर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। शशि थरूर काफी फेमस पर्सन है हमारे कंट्री में। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनकी एक फेमस बुक भी है, इन्होंने बुक भी लिखा है, काफी एक फेमस बुक है। तो आप मुझे कमेंट करके अगर बता सकते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी बुक है। फाइंड करेक्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द आंसर टू एवरीथिंग। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वर्ल्ड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है उन सभी का आंसर ये है। ऐसा नहीं है आपके कंट्री में कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो जा रही है, उसके लिए भी क्या आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाओगे? ऐसा नहीं, वो तो गवर्नमेंट देखेगी। तो सभी प्रॉब्लम्स का आंसर तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। हाँ बिल्कुल, जब कभी भी वॉर होती है और वहां पे वॉर को कूल डाउन करना है, पीस स्टेब्लिश करना है, तो वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपना रोल प्ले करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, IMF हो सकता है, WHO हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट हो गई। तो हमें तो करेक्ट फाइंड करनी है ओनली 2। ड्यूरिंग जून 2006 इजराइल अटैक लेबनान। तो 2006 में इजराइल ने क्या किया था? लेबनान के ऊपर अटैक किया था। क्या कारण है ये अटैक करने का? क्या इजराइल कंट्रोल करना चाहता था मिलिटेंट ग्रुप मतलब एक तरह की टेररिस्ट ग्रुप जो थी लेबनान में, जो थी काम कर रही थी, क्या उसको रोकना चाहती थी? या फिर इजराइल लेबनान की कुछ जमीन हथियाना चाहती थी, कुछ टेरिटरी को कंट्रोल करना चाहती थी, लैंड को बेसिकली? या फिर लेबनान के ऑयल फील्ड पे कब्जा करना चाहती थी? या फिर लेबनान जो UN का मेंबर बन गया उसकी एंट्री को अपोज करना चाहती थी? यहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। लेबनान में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग रोकना चाहते थे। लेबनान में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। क्या नाम था? हेजबुल्लाह। तो हेजबुल्लाह नाम की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक तरह की टेररिस्ट ग्रुप। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने अटैक किया था, तो उसका नाम क्या है? हेजबुल्लाह। तो हेजबुल्लाह अ मिलिटेंट ग्रुप बिलोंग टू विच कंट्री? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा लेबनान। हेजबुल्लाह जो है ये लेबनान से बिलोंग कर रहा था। फाइंड इनकरेक्ट। इजराइल अटैक लीबिया टू कंट्रोल मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड हेजबुल्लाह। इजराइल ने लीबिया के ऊपर अटैक किया, क्यों? ताकि वो हेजबुल्लाह को कंट्रोल कर सके। लीबिया नहीं, लेबनान। तो ये वाली गलत हो गई। लार्ज नंबर ऑफ सिविलियन वेर किल्ड अंडर इजरायली अटैक। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। इजराइल जब अटैक कर रही थी, इजराइल जब अपना अटैक के जो भी प्लान्स थे उनको एग्जीक्यूट जब कर रहे थे, मिलिटेंट्स जो लोग थे उनके बम्बार्मेंट कर रही थी, तो उसके आसपास जो नॉर्मल सिविलियन लोग हैं जिनका ये टेररिस्ट एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था, उनकी भी जाने जा रही थी, उनकी भी डेथ हो रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे सिविलियंस की भी डेथ हुई। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। आफ्टर UN पास अ रेजोल्यूशन ऑन दिस, इजराइल आर्मी विथड्रू इमीडिएटली। तो जब यूनाइटेड नेशन ने ये देखा कि इजराइल के अटैक में तो नॉर्मल सिटीजन्स भी डेथ हो रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ये कहा कि आप अपनी आर्मी लेबनान से तुरंत बाहर निकालो। आपके अटैक में नॉर्मल सिविलियंस की भी डेथ हो रही है, आप इसे बंद करो, इस अटैक को बंद करो, आप लोग लेबनान से तुरंत बाहर निकलो। लेकिन क्या इजराइल ने ये फॉलो किया? यूनाइटेड नेशन की इस बात को फॉलो किया? आंसर इज नो, या फिर यस भी बोल सकते हो। क्यों नो एंड यस दोनों ही? बिकॉज उन्होंने जब अपील किया उसके लगभग 3 महीने बाद जाके इजराइल जो है वहां से निकलता है बाहर। तो विड्रू इमीडिएटली, क्या इमीडिएटली निकल के आया? बिल्कुल नहीं, 3 महीने बाद। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो यहाँ पे जो गलत फाइंड करनी है कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो 1 और 3। 1 और 3 जो है ये गलत हो गई, यानी कि ऑप्शन ए। फाइंड करेक्ट। यूनाइटेड नेशन इज अ सुपर स्टेट विथ अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर। सो यूनाइटेड नेशन जो है ये एक सुपर स्टेट है। स्टेट का मतलब यहां है कंट्री। जैसे इंडिया को हम लोग एक स्टेट बोल सकते हैं, पाकिस्तान एक स्टेट है, बांग्लादेश एक स्टेट है। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये कंट्री के ऊपर भी है, इंडिया के ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर भी है, अमेरिका के ऊपर भी है, सुपर स्टेट है ना? तो सुपर स्टेट नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन सुपर स्टेट नहीं है। इट इज क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। यूनाइटेड नेशन जो है इसका क्रिएशन किया गया था स्टेट्स के द्वारा, स्टेट्स मतलब जो कंट्रीज है उनका द्वारा, एंड नॉन स्टेट्स एक्टर।
नॉन स्टेट का मतलब है कि जैसे एनजीओ हो गए, जैसे कोई मिलिट्री और मिलिटेंट ग्रुप हो गई, तो इन सबको नॉन स्टेट एक्टर बोलेंगे, जिनका कंट्री से लेना देना नहीं है, जो गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। तो क्या यूनाइटेड नेशन को नॉन स्टेट ने भी बनाया था? नहीं, सिर्फ स्टेट ने बनाया था। तो ये वाली भी गलत हो गई। तो हमें तो करेक्ट फाइंड करना है, कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, फाइंड करेक्ट। देयर आर सम इशू दैट मस्ट बी डन टुगेदर बाय स्टेट्स। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें सभी कंट्री को साथ में आकर के मिलके काम करना होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आप देखो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, सिर्फ इंडिया अकेले अगर कंट्रोल करे और बगल में चाइना अगर कंट्रोल ना करे तो कोई फायदा होगा? नहीं, क्योंकि चाइना से जो पॉल्यूटेंट एयर आएगी वो हमारे कंट्री में भी आएगी, उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जहां पे मिलके काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है। यूनाइटेड नेशन हेल्प्स ब्रिंगिंग द कलेक्टिव एफर्ट बाय कंट्रीज ऑन ग्लोबल इशू। और यूनाइटेड नेशन यहाँ क्या करती है? तो कंट्रीज जो भी है उनको साथ में लेके आने का कोशिश करती है। जो भी ग्लोबल इश्यूज है, जो भी पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, वहां पे सभी कंट्री को क्या करने का ट्राई करती है? ब्रिंगिंग द कलेक्टिव एफर्ट, सभी कंट्री को साथ में लाने का ट्राई करती है। तो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है, ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन वर्क ऑन द इशू, एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज। तो बिल्कुल जस्ट अभी हम लोगों ने देखा यूनाइटेड नेशन इस तरह के ग्लोबल इश्यूज पे बिल्कुल काम करती है, ये करेक्ट है। दिस रिक्वायर्स एटलीस्ट ऑल द मेजर इंडस्ट्रियल पावर टू कोऑपरेट। देखो, जब इस तरह की एक्टिविटी होती है, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना है, सी लेवल कंट्रोल करना है या पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, तो इसमें काफी ज्यादा पैसा इसमें रिक्वायर्ड है, मनी रिक्वायर्ड है, रिसोर्स रिक्वायर्ड है, एफर्ट रिक्वायर्ड है। और अगर जो रिच कंट्री है, जो इंडस्ट्रियल कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री, बड़े बड़े कंट्रीज जो है, अगर ये लोग प्रॉपर्ली कोऑपरेट ना करे तब कोई अच्छा जो रिजल्ट जो होना चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स है, जो मेजर कंट्रीज है, जहां पे बहुत सारी कारें बनती है, मशीनें बनती है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है, उनका बिल्कुल कॉपरेशन चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही करेक्ट है, बी सी, फाइंड करेक्ट। द लीग ऑफ नेशन was born as an outcome of सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो लीग ऑफ नेशन जो है ये यूनाइटेड नेशन से पहले की ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तो हमें पता है कि एक यूनाइटेड नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। और इसकी क्रिएशन की गई थी कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ तो उसके बाद में लीग ऑफ नेशन को क्रिएट किया गया था। क्या एम था क्रिएट करने का? ये लीग ऑफ नेशन का एम ये था कि आगे से कभी भी कोई और दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है। जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तब उसके बाद लीग ऑफ नेशन को बनाया गया और लीग ऑफ नेशन को यह काम दिया गया कि आगे से कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। लेकिन लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गई, क्योंकि हमें पता है वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ। तो लीग ऑफ नेशन वाज बोर्न एज द आउटकम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नहीं सेकेंड नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये वाली तो गलत हो गई, फर्स्ट होनी चाहिए थी। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि देखो लीग ऑफ नेशन जो है ये तो अपने काम में फेल हो गई। लीग ऑफ नेशन को तो काम ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होने देना है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गया। तो एज ए रिजल्ट लीग ऑफ नेशन के दुकान पे ताला लगा दिया गया। लीग ऑफ नेशन जो है इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये सक्सेसर है, लीग ऑफ नेशन के बाद आया। तो बिल्कुल ये वाली करेक्ट है, करेक्ट फाइंड करना है हमें, ओनली 2। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन। तो असर्शन रीजन है यहाँ पे। तो असर्शन क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है इसको फाउंड किया गया था एज ए सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशन। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लीग ऑफ नेशन कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ ये भी सही है, अभी मैंने बताया कि लीग ऑफ नेशन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाई, इसी कारण से उसको बंद कर दिया गया और यूनाइटेड नेशन शुरू किया गया। रीजन भी करेक्ट है। अब बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज ये रोक नहीं पाई इसी कारण से यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। Assertion reason: there was concern among many government and people that Western country led by US would be so powerful that there would be no check against their wishes and desires. पूरे वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट थे, जो लोग थे, वो लोग ये डर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में तो अब अमेरिका जो है वो यूएस जो है वो तो विनिंग साइड में था, अब तो ये अपना पूरा मनमानी करेगा। तो सभी लोग डर रहे थे
सभी कंट्री गवर्नमेंट जो है, काफी सारे कंट्रीज जो है, ये लोग डर रहे थे कि अमेरिका जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को लीड करेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इनको रोकने के लिए कोई नहीं होगा। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है। तो इसके लिए मेनी कंट्री केम टुगेदर टू फॉर्म यूएन एज अ टूल टू स्टॉप दिस। तो इसके लिए क्या किया गया, सभी कंट्री, बहुत सारी कंट्री जो है वो साथ में आई और साथ में आकर के उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया। यूनाइटेड नेशन बनाया, क्या एम था कि अमेरिका को रोकना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन में तो अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो यानी कि रीजन गलत है, असर्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशन was set up through a signing of यूनाइटेड नेशन चार्टर बाई। तो देखो, यूनाइटेड नेशन का जब स्टैब्लिश किया गया तो कुछ कंट्री साथ में आई, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर, डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट वगैरह साइन किए। तो कितने कंट्री साथ में आकर के इन्होंने ऐसा जो है एग्रीमेंट किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 151। फाइंड इनकरेक्ट। The United Nations objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among the states। यूनाइटेड नेशन का काम यह है कि कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स जो होती है इसको रोकना, झगड़ा को रोकना और कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन, भाईचारा जो है वो डेवलप करना। बिल्कुल ये करेक्ट है। कंफ्लिक्ट ऑफन अराउज फ्रॉम द लैक ऑफ ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कंफ्लिक्ट होता क्यों है? एक कंट्री दूसरे कंट्री में या कंट्री के अंदर में ही कंफ्लिक्ट होते क्यों हैं, झगड़े क्यों होते हैं? तो ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो तो उस कारण से होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन देखो ओनली नहीं होना चाहिए था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर मान लो सोशल डेवलपमेंट नहीं है तो भी तो ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा, है ना? कल्चरल कुछ इशू है तो भी तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब ओनली यहां पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बाकी और भी कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। सो इनकरेक्ट कौन सी हो जाएगी? 2, ऑप्शन बी। Assertion reason, United Nations was intended to bring country together to improve prospects of social economic development all over the world। United Nation जो है ये क्या करती है, ये कंट्री को साथ में लेके आती है और इंप्रूव करती है, क्या उन कंट्रीज में इंप्रूवमेंट लाने का ट्राई करती है। किस तरह की इंप्रूवमेंट? सोशल इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने का ट्राई करती है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल ये करेक्ट है। कंफ्लिक्ट ऑफन अरोज फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली पीछे वाली जो क्वेश्चन है वही है, लेकिन मैंने उसको फॉर्म रखा है असम्पशन एंड रीजन के फॉर्मेट में, सो दैट कि आप ये देखो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो कंफ्लिक्ट ऑफन अरोज फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो कंफ्लिक्ट जो होती है ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी के कारण, लैक मतलब कमी के कारण होता है। तो बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा होगा ऑप्शन ए। फाइंड करेक्ट। इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑल मेंबर हैव 1 वोट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जनरल असेंबली जो है वहां पे 193 कंट्री जो है वो बैठते हैं और वहां पे सभी कंट्री जो वहां पे बैठ के डिस्कशन करते हैं इश्यूज पे, और उस पे एग्रीमेंट कैसे होती है? तो सभी कोई वोटिंग करते हैं और सभी के पास, सभी की वोटिंग की वैल्यू जो है, सभी कंट्री के पास 1 वोट होता है। तो बिल्कुल 1 वोट होता है, करेक्ट बात है। परमानेंट मेंबर हैव ड्यूअल वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको पता होगा कि परमानेंट मेंबर मतलब यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर। तो आपको पता होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है यूनाइटेड नेशन में, वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल, देखो एक तो हो गई जनरल असेंबली और दूसरी होती है सिक्योरिटी काउंसिल, ये दूसरी ऑर्गन है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर देखोगे तो वहां पे टोटल 15 कंट्री होती है। 15 में से 5 कंट्री जो है ये परमानेंट होती है और 10 कंट्री जो है ये नॉन परमानेंट होती है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो परमानेंट मेंबर है, दैट मींस ये 5 कंट्री जो होते हैं इनके पास ड्यूअल वोट होता है, 2 वोट होता है जनरल असेंबली में। तो नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, सभी के पास 1 वोट होता है, ठीक है? तो करेक्ट फाइंड करना है ओनली 1, ऑप्शन ए। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर वेयर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट वाले, एक तो होते हैं नॉन परमानेंट वाले, ठीक है? तो वेट, तो परमानेंट मेंबर जो होते हैं, ये परमानेंट मेंबर जो है ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5। जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन बना था, कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1945। तो जब उसके बाद में जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय परमानेंट मेंबर 5 थे और नॉन परमानेंट कितने थे? नॉन परमानेंट थे 6।
लेकिन 1965 में परमानेंट तो 5 ही रहे, नॉन परमानेंट को बढ़ा करके 10 कर दिया गया। ठीक है, नॉन परमानेंट को बढ़ा करके 10 कर दिया गया। मतलब 1965 से पहले टोटल कितने मेंबर थे? 11, और 1965 के बाद टोटल कितने मेंबर हो गए? 15। अभी कितना है? 15 है। तो यहां पूछ रहा है कि देखो फॉर्मेशन के टाइम में नॉन परमानेंट वाले कितने थे? तो नॉन परमानेंट वाले फॉर्मेशन के टाइम में तो 6 थे। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 कंट्री है वो कौन कौन से है? तो अमेरिका है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है। ये परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में। बिल्कुल करेक्ट है। These states were selected as अब देखो यही स्टेट क्यों है परमानेंट मेंबर में? ये 5 कंट्री ही क्यों है? इंडिया क्यों नहीं है? जापान क्यों नहीं है? ठीक है, तो एक्चुअली इसका बात ये है कि 1945 के टाइम जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ, उस समय वर्ल्ड में जो बड़े कंट्री थे, जो पावरफुल कंट्री थे, वही लोग बने मेंबर। कहां? यूएनएससी का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर। तो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर कौन बने? परमानेंट मेंबर। ये वो कंट्री मेंबर बने जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में काफी पावरफुल कंट्री थे। तो आपको पता होगा 45 में तो हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट भी नहीं मिला था हमें, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नहीं है, और ये लोग जो है ये लोग थे। ठीक है, तो ये लोग जो है ये थे, यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है। These states were selected as permanent member as they were the most powerful। तो सही बात है, ये लोग जो है परमानेंट मेंबर क्यों बने? क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन यहां देखो एक इशू है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, मैंने अभी बताया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उस समय 1945 में सबसे पावरफुल कंट्रीज में से ये लोग थे, इसलिए इनको मेंबर बनाया गया। मतलब रीजन जो है गलत है, यहां पे सेकंड होना चाहिए था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यूनाइटेड नेशन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज। तो यूनाइटेड नेशन में मैंने बताया कि जो जनरल असेंबली जो होती है वहां पे काफी सारे मेंबर्स जो होते हैं कंट्री के अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, और उनमें से एक पर्सन जो है वो हेड होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एज ए हेड। तो उनको क्या बोलते हैं? द एग्जीक्यूटिव जनरल, द सिक्योरिटी जनरल, द सिक्योरिटी चीफ, द सेक्रेटरी चीफ, द चीफ ऑफ यूएन। करेक्ट आंसर है सेक्रेटरी जनरल। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो ऑप्शन ए एंटोनियो गुतरेज है। इनसे पहले बान की मून थे, ठीक है, इनसे पहले बान की मून थे। अभी एंटोनियो गुतरेज का ये सेकंड टर्म चल रहा है। इससे पहले वो एक बार थे और फिर दोबारा से उन्हीं का इलेक्शन हुआ, दोबारा से उन्हीं को ही एज अ सेक्रेटरी जनरल चुना गया। तो अभी सेकंड टर्म चल रहा है इनका। और ये जो पर्सन है ट्रिगेव लाई जो है ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। अब मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन में सभी कंट्री के कुछ मेंबर होते हैं, बेसिकली वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट में हमारे कंट्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो टी.एस. त्रिमूर्ति जी है, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटोनियो गुतरेज इज डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो कितने नंबर पे आते हैं एंटोनियो गुतरेज जो है वो कितने नंबर में प्राइम सेक्रेटरी जनरल है? करेक्ट आंसर है 9th, ऑप्शन बी। एंटोनियो गुतरेज वाज, सो ये यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले ये क्या करते थे? कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले ये पुर्तगाल में ये थे एक पॉलिटिशियन, पुर्तगाल में एक पॉलिटिशियन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे। आप लोग चलो मुझे कमेंट करके बताओ, चलो ये 2 ऑप्शन तो काट दो, सी एंड डी तो काट दो, मैंने अभी बता दिया कि पुर्तगाल में थे। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये पुर्तगाल के क्या थे? प्रेसिडेंट थे कि पीएम थे? आप ये कमेंट करके मुझे बताना कि यूनाइटेड नेशन में ये 1995 से 2002 में ये क्या थे? पुर्तगाल के पीएम थे या फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर थे? एंटोनियो गुतरेज वाज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर। तो देखो सबसे पहले तो वो पीएम प्राइम मिनिस्टर जो भी थे पुर्तगाल के वो थे, उसके बाद में डायरेक्टली वो क्या सेक्रेटरी जनरल बन गए? नहीं, उसके बाद में उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एज हाई कमिश्नर काम किया। हाई कमिश्नर मतलब इनके अंडर में यूनाइटेड नेशन का एक टॉपिक था, जैसे हम लोगों ने शशि थरूर जी के अंडर देखा था कि ये कम्युनिकेशन वगैरह था, वैसे ही इनके अंडर में क्या था? इनके अंडर में था रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी के मैटर्स को ये देखते थे, हाई कमिश्नर थे रेफ्यूजी मैटर्स के, और फिर बाद में सेक्रेटरी जनरल बने। In the Security Council there are dash permanent member and dash non permanent member। तो सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। तो हमारा आंसर होगा 5 फिर 10। तो
ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे 10-5 भी है तो इसको टिक करके मत आ जाना, है ना, क्योंकि 10-5 का मतलब हो जाएगा कि 10 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। ऑप्शन सी। द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपैंडेड फ्रॉम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन में जब फॉर्मेशन जब हुई थी तब उस समय नॉन परमानेंट मेंबर थे वो तो 6 थे, अब परमानेंट जो थे वो तो 5 थे, तो टोटल कितने हो गए 11। 1965 में इसको 11 से इंक्रीज करके इसे कर दिया गया कितना 15। कैसे 15 हो गया? बिकॉज ये जो 6 थे नॉन परमानेंट, इसमें 4 और नॉन परमानेंट ऐड हो गए, तो 1965। तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 65 में 11 से 15 कर दिया गया। ऑप्शन सी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, नेक्स्ट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम पे ऐड होकर के, टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां ऐड होकर के आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं वहां पीडीएफ क्विज शेयर करता हूं, लाइव क्लासेस भी मैं वहां लेता हूं, तो आप वहां पे जुड़ सकते हो मुझसे। फाइंड करेक्ट। यूनाइटेड नेशन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी। हाँ बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड नेशन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो अमेरिका में है। अमेरिका में, चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। आप मुझे बताना तो कहां पे है, न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन में से कहां पे है? ठीक है, ये दोनों से एक प्लेस में है, अमेरिका में है। इट गिव्स यूएस एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, तो यानी कि ये वाली तो करेक्ट हो गई। तो इसके कारण अमेरिका के पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की ये हेडक्वार्टर है। ये अपने आप में प्राइड की बात है, गर्व की बात है। तो यूनाइटेड नेशन को, यूएस को, अमेरिका को इससे एक तरह की इन्फ्लुएंस मिलती है। बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। द यूएस हैज नो नेशनल इन यूएन ब्यूरोक्रेसी। देखो यूनाइटेड नेशन की जो भी रनिंग होती है, खर्चे जो भी होते हैं, तो उनको रन करने में वहां पे काफी सारे लोग काम करते होंगे, तो पैसा तो काफी खर्च होता है। तो ये पैसा कौन पे करता है? क्या यूनाइटेड नेशन खुद का कोई बिजनेस करता है? नहीं। यूनाइटेड नेशन में जितने कंट्री मेंबर है वो लोग सब कुछ जो है वो लोग पैसा देते हैं, वो लोग मेंबरशिप का फी देते हैं। जैसे आप जिम ज्वाइन करते हो तो मेंबरशिप का फी पे करते हो, क्लब ज्वाइन करते हो तो मेंबरशिप का फी पे करते हो, वैसे ही यूनाइटेड नेशन को जो कंट्री ज्वाइन किए हुए हैं 193 कंट्री जो है, ये लोग मेंबरशिप फी पे करते हैं। ठीक है, और ये जो फी पेमेंट करना होता है, इसमें अमेरिका का पेमेंट बहुत ज्यादा है, लगभग 22% टोटल अमाउंट का जो है वो तो अमेरिका ही पे करता है। तो इस कारण से हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के बहुत सारे नेशनल्स जो है वो इसमें काम करते हैं, तो नो नेशनल काम करते हैं, ये गलत बात है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है। तो 1 और 2 कहां पे है? अच्छा, मैंने ऑप्शन मिस्टेक से कर दिया, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे इसे 2 कर लो। सो 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी। तो ये पार्ट 1 यहाँ पे एंड होता है। मैं इसके बाद पार्ट 2 जो है मैं लेके आऊंगा, और इस चैप्टर की एमसीक्यू जो है वो ऐसे तो मैंने 130 मेंशन किया है, बट अराउंड 140 या 150 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल आप ऐड हो जाओ, आप टेलीग्राम पे, वहां पे आप मुझसे पूछो। और एट द एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।